अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और अल्लाह से मेरी दुआ है कि आपको हमेशा ऐसे ही खैर-ओ-आफ़ियत से रखे। दोस्तों, मेरा नाम मसूद अब्बासी है और मैं आप सब लोगों का अपने चैनल मैथ टेक पे वेलकम करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए कि मैंने नई वीडियो अपलोड कर दी है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का यूनिट नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने ये यूज़र मैनेजमेंट डिस्कस किया था और अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिस वन, टाइप्स ऑफ इंटरफेस। बेसिकली इंटरफेस किस चीज़ को कहते हैं? जो भी यूज़र का इंटरेक्शन होता है जिस कंप्यूटर से या किसी और कंप्यूटर नेटवर्क से, तो इस सारे सिस्टम को जो हमारे सामने दिखाई देता है, जो विजुअल्स उसके होते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये इंटरफेस है। अब इसके टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। जो लास्ट क्लास जो थी हमारी लास्ट वीडियो में, उसमें हमने डिस्कस किया था यूआई को, यूज़र इंटरफेस को, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो कुछ हम कमांड्स दे रहे होते हैं वो हमारी अलग लैंग्वेज में होती है और कंप्यूटर जो है वो ज़ीरोज़ एंड वंस की लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो उसको इंटरप्रेटर जो होता है, कमांड इंटरप्रेटर, वो ट्रांसलेट कर रहा होता है। ठीक है, ये लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूज़र इंटरफेस, और सबसे पहला जो यूज़र इंटरफेस हम डिस्कस करेंगे वो है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है जी, कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? इसको हम CLI भी कहते हैं। CLI क्यों कहते हैं? क्योंकि कमांड लाइन इंटरफेस का ये एब्रीविएशन है। ठीक है, इसमें होता क्या है बेसिकली, ये कमांड प्रॉम्प्ट होता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये जितनी भी कमांड्स हैं इसको टाइप किया गया है, टेक्स्ट जो है टाइप किया गया और उसका रिजल्ट आ रहा है। ये इस तरह से, इसको हम C प्रॉम्प्ट कहते हैं। जिस एड्रेस पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है वो उसका प्रॉम्प्ट होता है। ठीक है, तो ये C ड्राइव की सब डायरेक्टरी है, डॉस, वहाँ पर ये जो कर्सर है वो मौजूद है। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है यूज़र्स को, कि ये जो कमांड इंटरफेस होता है, जो CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस, इसमें आपको कमांड्स जो हैं वो सारी याद करनी पड़ेंगी, रिमेंबर करनी पड़ेंगी कि ये कमांड किस काम के लिए, कौन सी कमांड यूज़ होती है, और उसका प्रॉपर सिंटेक्स याद करना पड़ेगा कि उसको कैसे लिखा जाता है, कमांड कौन सी है और उसके पैरामीटर कौन से हैं, उसके एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, वो सारे याद रखने पड़ेंगे। अगर आपने टाइपिंग मिस्टेक भी कर दी तो वो एरर जनरेट कर देता है। अगर आपको सही से स्पेलिंग नहीं याद, तब भी इशू हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है एक तरह से। लेकिन ये इसका एक एडवांटेज क्या है कि ये ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स नहीं है। ठीक है, सिंपल सा इंटरफेस है, टेक्स्ट पे काम कर रहा होता है। तो ये, इसको इतनी ना तो मेमोरी की ज़रूरत होती है, ना इसको इतने ज़्यादा रिसोर्सेज ये यूज़ कर रहा होता है, सिंपली इजीली ये काम कर लेता है। ठीक है, तो इस MS DOS या एप्पल DOS इसकी एग्जांपल है, बहुत अच्छी एग्जांपल्स जो यूज़ हो रही हैं आजकल। ठीक है, तो ये पर्सनल कंप्यूटर्स में या जो कंप्यूटर टर्मिनल्स हैं यूनिक्स के, उसमें यूज़ हो रहा होता है। तो ये है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की, the most famous one, that is GUI, stands for graphical user interface। ठीक है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एज़ कम्पेयर टू हमारे CLI बहुत ही इजी है, यूज़र फ्रेंडली है। आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें हर चीज़ जो होती है वो मेन्यूज़ के शेप में, ऑब्जेक्ट्स के शेप में
ग्राफिकल ऑब्जेक्ट के शेप में, बटन्स के शेप में आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद होती है। आपने जस्ट उसके ऊपर माउस का पॉइंटर लेके जाना है, डबल क्लिक करना है या राइट क्लिक करके ओपन कर लेना है, उसको यूज़ करना है। कोई कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी उसका सिंटेक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। गलती की जो गुंजाइश है वो तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मतलब ज़रूरत ही नहीं है, गलती होगी ही नहीं ना आपसे। क्यों? क्योंकि जैसे डबल क्लिक करके आप किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकते हो, लेकिन अगर यही काम आपको डॉस में करना है, कमांड लाइन इंटरफेस में करना है, तो आपके लिए उसके लिए कमांड है CD की। यानी CD भी तब चलेगी जब आप उस पाथ पे मौजूद हैं। अगर नहीं है तो CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टली। तो नहीं तो आप क्या करते हैं, CD के साथ पूरा उसका पाथ देना पड़ता है कि भाई D ड्राइव में उसके अंदर फोल्डर है, उसके अंदर ये दूसरा सब फोल्डर है, उसके अंदर ये तीसरा सब फोल्डर है, मुझे वहाँ जाना है। तो वो पूरा पाथ टाइप करना पड़ता है। लेकिन हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में ऐसा नहीं होता। हाँ, ये ग्राफिकल है तो एज़ कम्पेयर टू CLI थोड़ी मेमोरी ज़्यादा यूज़ करता है, रिसोर्सेज उसको ज़्यादा चाहिए होते। तो हाँ, ये इसका एक डिसएडवांटेज है, लेकिन ये इतना नहीं है। आजकल के दौर में तो हमारे पास मेमोरी और रिसोर्सेज बहुत ही एक अच्छी क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल होते हैं किसी नॉर्मल PC में भी। तो हम सब लोग इसीलिए विंडोज़ यूज़ कर रहे होते हैं, ना कि CLI सिस्टम DOS यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये है हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब आते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसके कुछ टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये उनका इंटरफेस था। अभी जो डिस्कस किया हमने उसके इंटरफेस को डिस्कस किया। अब उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। अब टाइप्स जो हैं डिफरेंट कैटेगरीज पे रखे गए। जैसे नंबर 1 पे क्या है, नंबर 1 आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है जी, सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद ये क्या है जी, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इनमें क्या डिफरेंस है जी, सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र में ये फ़र्क होता है कि सिंगल यूज़र सिस्टम्स जो हैं एट अ टाइम एक ही यूज़र उसमें लॉगिन कर सकता है या एक ही यूज़र जो है उस पर काम कर सकता है। उसकी रिक्वेस्ट आएंगी, उसी पे काम होगा, उसी की प्रोसेसिंग होगी, वही काम कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। मल्टी यूज़र उसमें एट अ टाइम साइमल्टेनियसली बहुत सारे यूज़र्स काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बैच प्रोसेसिंग है। बैच प्रोसेसिंग में होता क्या है कि बहुत सारे यूज़र्स से जॉब्स आती हैं, रिक्वेस्ट आती हैं। अब जो सिमिलर रिक्वेस्ट होंगी, सिमिलर जॉब्स होंगी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी एक अलग से बैच बना देगा। ठीक है, और वो आगे कंप्यूटर को सेंड कर देगा। तो इससे ये बेसिकली कब यूज़ होता है, जब बहुत ही कम ह्यूमन इंटरफेस यूज़ होता है इसमें ना, बहुत ही कम ह्यूमन इंटरफेस चाहिए होता है। तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट होती तब हम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ कर रहे होते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एट अ टाइम एक ही CPU पे बहुत सारे यूज़र्स, मल्टीपल यूज़र्स काम कर रहे होते हैं, उनकी रिक्वेस्ट आ रही होती है और वो प्रोसेसर जो है जैसे जहाँ से उसको रिसोर्सेज मिल रहे होते हैं, जो रिक्वेस्ट आ रही होती है उसको उस पर काम कर रहा होता है, उसका रिजल्ट जो है यूज़र को वापस भेज रहा होता है। उसके बाद रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें टाइम लिमिट होती है। यानी अगर मतलब 2 टाइप्स हैं बेसिकली इसके भी। एक में डेडलाइन जो है इम्पोर्टेंट है, अगर उस डेडलाइन तक जो टाइम उसको दिया गया है उस तक वो काम नहीं हुआ तो वो उस जॉब को फेल कर देता है, उस सिस्टम को, वो जो भी रिक्वेस्ट है उसको फेल कर देगा। ठीक है, और जो दूसरा इसका टाइप है उसमें थोड़ा सा लीनियंसी इसकी होती है। तो आइए इसको चारों को डिटेल में 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, सबसे पहले हमारा है सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा मैंने आपको बताया था, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जिसमें एट अ टाइम एक ही यूज़र एक्सेस कर सकता है उस कंप्यूटर सिस्टम को और वही उसमें काम कर सकता है। इस टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो पहले काफ़ी कॉमनली यूज होते थे, लेकिन जैसे डॉस है, विंडोज़ 98 है, ये हमारे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते थे। अभी जो विंडोज़ हम लोग यूज़ कर रहे होते उसमें यूज़र्स तो बहुत सारे होते हैं,
लेकिन एट ए टाइम एक ही काम कर सकता है। अगर आपको दूसरे यूज़र से कोई काम करना है तो पहले को या तो लॉग करते हैं या फिर लॉग ऑफ करते हैं, फिर दूसरे यूज़र को लॉग इन करते हैं। एट ए टाइम एक ही काम कर रहा होता है। हाँ, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करके या थर्ड पार्टी कुछ डिवाइसेस आ रही होती हैं, उनको आप अटैच करके मेन कंप्यूटर को सर्वर बनाकर और नेटवर्किंग के ज़रिए फिर आप उनमें कीबोर्ड माउस लगा सकते हैं। एट अ टाइम उसी कंप्यूटर के, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं काम। लेकिन ये क्या हुआ, ये वही बात हुई जो हमने पहले देखा था कि जो यूनिक्स के कुछ या लिनक्स के ऐसे कुछ डिवाइसेस होते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो एट ए टाइम एक्सेस कर रहे होते हैं कंप्यूटर को उसी वक्त साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे, और सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है, उसको मेमोरी एलोकेट करता है और जितने भी उसके टास्क हैं, जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, वो उनको एलोकेट करता है, और जब काम खत्म हो जाता है तो डी एलोकेट भी करता है। लिनक्स और यूनिक्स जो हैं इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के। अच्छा, इसके बाद है जी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा मैंने आपको कहा था कि ये करता क्या है, ये इस पिक्चर में बिल्कुल वाज़ेह है कि इस यूज़र की एक जॉब आई, इस यूज़र की दूसरी जॉब आई, इस यूज़र की तीसरी जॉब आई, इस यूज़र की चौथी जॉब आई। इस ऑपरेटर ने क्या किया, फॉर एग्जांपल इस यूज़र और सेकंड थर्ड यूज़र की जो जॉब्स थी वो सिमिलर थी, इनकी रिक्वेस्ट जो थी वो सिमिलर थी, तो उसने इन जॉब्स को मिलाकर एक बैच बना दी, और दो यूज़र्स की रिक्वेस्ट को मिलाकर एक और बैच बना दी, और ये कंप्यूटर को सेंड कर दी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ये बैच जो है प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ देखिए एग्जीक्यूटेड विथ मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन, बहुत ही कम इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए होता है, और ये जैसे ही एक रिक्वेस्ट ख़त्म हो जाती है फ़ौरन दूसरी पे चला जाता है, यानी ये टाइम जो है बहुत ज़्यादा इसमें हमारा सेव होता है, और ये ऑटोमेटिकली दूसरी एक जो कमांड होगी, जो सिस्टम होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बैच सिस्टम, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। बैच सिस्टम कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल यूज़र, ठीक है, ये एट अ टाइम मल्टीपल यूज़र्स को शेयर कर सकते हैं। द आइडल टाइम फॉर बैच सिस्टम इज़ वेरी लेस, बहुत ही कम टाइम में ये सारा काम हो जाता है। नेक्स्ट जॉब स्टार्ट जस्ट आफ्टर द करंट वन, जैसे ही एक ख़त्म होगी दूसरी शुरू होगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात आपसे की थी, ठीक है जी। तो ये है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट वन पे चलते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको बताया था टाइम शेयरिंग में होता क्या है। जैसे ये एक सीपीयू है, और इस सीपीयू में एट अ टाइम, ये देखें यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, यूज़र 5, ये सारे इसको एक्सेस कर रहे होते हैं। जैसे ही आप इसको एक जो रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है तो स्विच कर लेता है, कहाँ पर, नेक्स्ट टास्क की तरफ, ठीक है। ये एट अ टाइम टास्क एक ही करता है, लेकिन बहुत सारे यूज़र इसको टास्क दे रहे होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, टाइम शेयरिंग। यानी इस यूज़र के लिए एक टाइम स्लॉट उसने रखा हुआ है, इस यूज़र के लिए दूसरा टाइम स्लॉट, इस यूज़र के लिए तीसरा टाइम स्लॉट, और जैसे ही वो रिक्वेस्ट कंप्लीट करता जाएगा स्विच करता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा टाइम शेयरिंग सिस्टम है। और दूसरा इसका जो नाम है, इसको हम क्या कहते हैं, ये मल्टीटास्किंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है। इस तरह के जो सिस्टम होते हैं वो मल्टीटास्किंग सिस्टम कहलाते हैं। और जो टाइम ये लेता है हर टास्क को कंप्लीट करने में, जैसे इस यूज़र ने इसको कोई टास्क दिया, उसको कंप्लीट करने में इसने जितना टाइम लगाया उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम, ठीक है। क्वांटम, ये उस टाइम का जो जॉब है, जो टाइम लेता है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको नाम देते हैं। उसके बाद है ये रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा मैंने आपको बताया था, ये टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको एक फिक्स टाइम की लिमिट दी जाती है और उसी में ये अपना काम करता है। अगर उस डेडलाइन में, गिवन टाइम में ये उसको परफॉर्म नहीं कर पाया, वो टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया, तो ये उसको सिस्टम को मतलब फेल कर देगा, वो आगे नहीं होगा, वो ख़त्म हो गई, वो जो जॉब है वो एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको क्लासीफाई जो करते हैं हम, इसको दो टाइप्स में क्लासीफाई कर लेते हैं, देखते हैं वो दो कौन से टाइप्स हैं। एक है हार्ड रियल टाइम सिस्टम और दूसरा कहलाता है सॉफ्ट रियल टाइम
सिस्टम। अब हार्ड रियल टाइम का मतलब क्या है? बेसिकली ये गारंटी होती है, जो क्रिटिकल टास्क होते हैं ना वो कंप्लीट होते हैं एक गिवन टाइम पे। एक मतलब बहुत ही शॉर्टेस्ट जो डिले होता है ना वो भी नहीं होता, नॉट एक्सेप्टेड। सेकेंड का कोई पार्ट हो, फ्रैक्शन हो, नहीं वो भी नहीं हो सकता, नॉट नामुमकिन, इम्पॉसिबल। इतना भी अगर डिले हुआ तो ये उसको फेल कर देगा। क्यों? क्योंकि ये अर्जेंसी है, मतलब ये अर्जेंट है बहुत ना, इसमें किसी तरह का डिले नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो जो भी टास्क उसको मिलेगा उसको हर हाल में डेडलाइन से मीट करना पड़ेगा। जैसे मिसाइल सिस्टम और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। अगर मिसाइल सिस्टम में या एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में एक सेकेंड के फ्रैक्शन की भी लेट हो जाए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो ऐसे सिस्टम्स में ये इस तरह का जो हार्ड रियल टाइम सिस्टम है ये यूज़ होता है, यानी कोई भी डिले इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, यानी इसमें टाइम जो लिमिट है वो कंपलसरी नहीं है, क्रिटिकल नहीं है इतना। अगर थोड़ा सा डिले हो गया तो कोई बात नहीं, वो जॉब जो है ख़त्म नहीं होगी, वो उसको कंप्लीट ज़रूर करेगा। डिले हो सकता है कि कहाँ पर होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या जो एयरलाइन का टिकट है उसकी रिजर्वेशन करा रहे हैं, तो किसी वजह से वो डिले हो सकता है, मे बी स्पीड की वजह से, मे बी ट्रैफिक की वजह से। बहुत सारे रिक्वेस्ट एट अ टाइम आ रहे हैं। जब आप कोई रिजर्वेशन करने जा रहे हैं तो वो सीट्स की अवेलेबिलिटी भी तो चेक करेगा ना सिस्टम में से। तो ये बहुत सारा सिस्टम एट अ टाइम ऑनलाइन काम कर रहा होता है, तो उसमें डिले हो सकता है। तो इसको वो, लेकिन ये हो नहीं सकता कि उसको कैंसिल कर दे। कैंसिल करने से क्या होगा, आपकी जो ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल आपके पैसे कट गए और वहाँ से काम हुआ नहीं, रिजर्वेशन हुई नहीं, तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो फिर इसमें थोड़ी सी लीनियंसी आपको देता है कि आप थोड़ा सा डिले जो है उसमें एक्सेप्टेबल होता है, यानी वो तब तक उस पर काम करेगा जब तक उसकी जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट नहीं होती। कंप्लीट होने के बाद वो स्विच करेगा, दूसरी जो रिक्वेस्ट होगी उस पर जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होता है। आई होप आई मेड माई पॉइंट्स क्लियर। और यहाँ पर ये टॉपिक एंड होगा हमारा, क्योंकि नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में ऑलरेडी कर चुका हूँ। बेसिकली ये पूरा प्रैक्टिकल एक टास्क है। ये हम पहले ही मैं इस वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ को इंस्टॉल किया है। 2 वीडियोस हैं इसकी। एक में हमने बूटेबल यूएसबी बनाई है और जिससे हमने कंप्यूटर को बूट किया है, और दूसरी वीडियो में हमने विंडोज़ को फ्रेश इंस्टॉल किया है। पार्टीशन बनाना भी मैंने सिखाया है उसमें, और उसको फॉर्मेट करके सी ड्राइव को उस पर हमने विंडोज़ इंस्टॉल करना भी सीखा है। ये सारे उसके मेजर स्टेप्स हैं। इन सबको 1 बाय 1 प्रैक्टिकली हमने डिस्कस किया है। ये उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं कि जिस पे आप ये विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें डिटेल में ऑलरेडी उस वीडियो में मौजूद हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अब देख लें। ठीक है जी, तो इसके साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पर एंड होता है, और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तब तक अपने टीचर मसूद अब्बासी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।